नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए फूल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती धाक से पाकिस्तान बौखलाया है। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब भारत को फिर से परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान में सरकार कोई भी हो, वहां सरकार में एक से बढ़कर एक नमूने मंत्री हैं। बिलावल भुट्टो ने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे तो बिलावल की खूब किरकिरी हुई। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक में बिलावल को जमकर खरी खोटी सुननी पड़ी। अब शहबाज सरकार के एक और मंत्री 2 कदम आगे निकल गए। पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मरीद तो भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रही हैं। पहले सुनिए उनकी धमकी को। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूं। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए फूल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। पाकिस्तान की ओर से परमाणु बम की धमकी देना कोई नई बात नहीं है। जब जब पाकिस्तान को डर सताने लगता है तो वहां के मंत्री परमाणु चिल्लाने लगते हैं। अब कंगाल पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है, कहीं से उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो पाकिस्तान के पास परमाणु चिल्लाने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। आज इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले यह समझना भी जरूरी है कि आखिरकार पाकिस्तान इतना बौखलाया क्यों है। दरअसल चीन अमेरिका ने पाकिस्तान को अब सहयोग देना बंद कर दिया है। करीब करीब कर्ज में डूबे पाकिस्तान अब भीख मांगता है, लेकिन चीन और अमेरिका पहले की तरह पाकिस्तान का सहयोग नहीं कर रहे। तालिबान भी पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तालिबान ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर आरोप लगाया है कि वो उनकी ऐतिहासिक धरोहरों को चोरी कर ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध जारी है। शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान खान ने मोर्चा खोल रखा है। इतना ही नहीं, इमरान खान ने 23 दिसंबर को दोनों विधानसभाओं को भंग करने का ऐलान किया है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और बड़ा हो जाएगा। साफ है, पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख से पाकिस्तान नहीं संभल रहा, तो वहां के मंत्री परमाणु चिल्ला रहे हैं। इतना ही नहीं, गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तान ने यहां पर आटा सप्लाई कम कर दी है। सिर्फ 2 घंटे यहां पर लोगों को बिजली मिल रही है, जिसके विरोध में वहां के मुख्यमंत्री भी धरने पर बैठ गए हैं। सोचिए हालात कितने गंभीर हैं। और अगर इनसे डाइवर्ट करना है अपनी जनता को उनका ध्यान, तो परमाणु चिल्लाइए। भारत को धमकी देने से पहले पाकिस्तान को अपनी माली हालत देखनी चाहिए। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान पर सितंबर तक का कर्ज 62.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। अक्टूबर में महंगाई दर 26.6% तक पहुंच गई है। इसके अलावा बेरोजगारी दर 2021 में 6.5% थी, जो अब फिलहाल सबसे ज्यादा है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त गिरावट हुई है। मैन्युफैक्चरिंग दर 7.75% पर आकर अटक गई है। अगस्त में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 7.83 अरब डॉलर रह चुका है। पाकिस्तानी नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहे, लेकिन आज दुनिया मोदी को विश्वगुरु मान रही है। आज ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और कहा है कि PM मोदी की बातचीत का असर रूस यूक्रेन युद्ध पर पड़ा है और इसी वजह से परमाणु हथियार अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए। CIA चीफ विलियम बर्स ने कहा है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति और अब शाजिया मरीद परमाणु बम की धमकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपके वजीर खारजा ने जो वहां पे बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उसका आपको जवाब दिया,
तो आप देखें इंडिया में क्या हो रहा है। आप सिवाय जुल्म और ज्यादती, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, और कश्मीर में देखें आप लोगों के साथ क्या किया जाता है। तो ऐसे हालात में हम आपको और ये कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे। मोदी सरकार की वजह से। अरे फहद भाई, फहद, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, हम अपने मुल्क को संभाल रहे हैं। आपका मुल्क आपसे संभल रहा है क्या? बिलावल भुट्टो ने जो बातें कही, बिलावल भुट्टो ने जो बातें कही यूनाइटेड नेशन में, वो एक मंत्री और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज हो सकती है क्या? मंत्री की भाषा हो सकती है? शाजिया मुरी ने कहा एक थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब देंगे। हिंदुस्तान की ओर से किसने पाकिस्तान को थप्पड़ मारने की बात कही है, जिसका जवाब दिया शाजिया मुरी ने? तो हम आपको जवाब देना जानते हैं ना। जब हमारे साथ ज्यादती होगी, जुल्म होगा, तो हम आपको क्यों नहीं उसका जवाब देंगे। एक थप्पड़ का जवाब हम 2 थप्पड़ों से देंगे आपको इंशाल्लाह। 1971 में दिया था। आपकी जो बातें हैं ना फहद भाई, बिल्कुल ऐसी भाषा नहीं है कि आप सत्तारूढ़ पार्टी के नेता लगे। कोर्ट में किया था वैसे करेंगे, जैसे बालाकोट में किया था। 71 की मिसाल ना दे, 71 में जैसे किया था वैसे किया जाएगा। बालाकोट में मारा था, ये कह के मारा था कि वी विल किल यू एट टाइम ऑफ आवर चूजिंग। बालाकोट में जिसको मारा था मारेंगे और हर तरह मारेंगे, मारेंगे ना आपको। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, एक तो पहले आपसे सवाल नहीं था, लेकिन चूंकि आपने मारने की बात छेड़ दी है ना, सुनिए ब्रिगेडियर गजनफर, सुनिए, विनोद दत्ता जी यहाँ पर है, वो आपको बेहतर तरीके से जवाब देंगे, लेकिन सुनिए, मारना किसे कहते हैं वो मैं बताता हूँ। मैं मारने की बात नहीं करना चाहता था, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए सर, शुरुआत में इतनी मिर्ची क्यों लग गई? आपको मुल्क की फिक्र नहीं है, आपको पाकिस्तान की फिक्र क्यों है? क्यों फिक्र है पाकिस्तान की? हमने कौन सी पाकिस्तान की फिक्र की? मैं तो ये डिबेट करना नहीं चाहता था गजनफर साहब, मैं नहीं डिबेट करना चाहता था ये। अगर आपके मंत्री बिलावल भुट्टो और शाजिया मुरी अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते तो मैं ये डिबेट नहीं करता, बिल्कुल मैं ये डिबेट नहीं करता। और सुन लीजिए ब्रिगेडियर गजनफर साहब, मैं विनोद दत्ता जी का रुख करूं, सुन लीजिए सर, अरे सुन लीजिए ना प्लीज, सुन लीजिए। अपने मुल्क का वो नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ जबान से बोलते हैं। आपको क्या तकलीफ है? आपको पाकिस्तान से क्या तकलीफ है ये बताओ। ठीक है, सुनिए सुन लीजिए। पाकिस्तान से तकलीफ क्या है ये बताओ। अरे सुनिए ना सर, तकलीफ तो बिलावल साहब को है जो उन्होंने पहले बोला है। तकलीफ तो बिलावल साहब को है। ठीक है, जितेंद्र जी जवाब दे। गजनफर साहब सुन लीजिए सर, अरे चर्चा ऐसे नहीं आगे बढ़ती है, सुना जाता है फिर उस बात का जवाब दिया जाता है। सुन लीजिए, सुनकर जवाब दिया जाता है। मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पर पत्रकार के तौर पर सवाल कर रहा हूँ और सवाल का जवाब आपको और हमारे सारे पैनलिस्ट को देना है। इसके पहले तो समझिए कि किसका क्या रोल है। झूठ बोलते हो, सच्चाई चुप रही है बस। मास्टर ऑफ लायर। तुम कहते हैं काबुल में छठे फ्लोर के ऊपर भी है। चलिए विनोद दत्ता जी, आपकी भाषा ये सुनेंगे। काबुल में छठा फ्लोर है। गजनफर साहब प्लीज सुना करिए सर, ऐसे ये प्रोपेगेंडा मत चलाइए, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा मत चलाइए। पहले मेरी पूरी बात सुने। मैंने पहले अगर आपने मुझे बुलाया है तो मैं आपसे सवाल करूंगा ना। मैंने आपसे सवाल किया था क्या? मैंने आपसे सवाल किया था जिस बात का आप जवाब दे रहे हैं। मैंने आपसे सवाल किया था। मैं फहद खान से एक मिनट पहले इनकी आवाज डाउन करिए, गजनफर साहब की आवाज डाउन करिए। गजनफर साहब पहले सुनिए, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। आपको बहुत सम्मान के साथ बुलाया है, अतिथि हमारे यहां देवता होते हैं, मर्यादा में रहिए सर। हमारे पैनल पर बैठकर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द अपशब्द में नहीं सुनूंगा, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। और विनोद दत्ता जी जरा इन्हें बताइए मारना किसे कहते हैं? 71 में 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, 2 टुकड़े हुए थे पाकिस्तान के। करगिल में क्या हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में क्या हुआ था? विनोद दत्ता साहब पहले इन्हें आईना दिखाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सुनिए गजनफर साहब, और मैं बता रहा हूं, मैं आपकी आवाज ओपन कर रहा हूं, लेकिन एक शब्द हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द मैं नहीं सुनूंगा। अगर आपने एक शब्द अपशब्द कहा तो मैं आपकी आवाज फिर डाउन करूंगा, मैं आपकी आवाज। विनोद दत्ता जी जय हिंद। पाकिस्तान, आपको क्या तकलीफ है पाकिस्तान से? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपके मंत्रियों को तकलीफ है जो मुंह उठाकर धमकी देने आ जाते हैं, अपने मुल्क की स्थिति नहीं देखते, हिंदुस्तान को धमकी देने चले आते हैं।
आप अपने मुल्क की चिंता कर लीजिए सर। तुम धमकी दोगे तो हम भी धमकी देंगे। हमने कोई धमकी नहीं दी है, हमने कोई धमकी नहीं दी है और व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं की है और हिंदुस्तान धमकी नहीं देता है, ये आप समझ लीजिए। हिंदुस्तान के सैनिकों में इतनी ताकत है, जो करना होता है कर जाते हैं, धमकी नहीं देते। हम आपसे डरते नहीं है, हम आपसे डरते नहीं है यार। नहीं, हम डराने की ख्वाहिश भी नहीं रखते हैं। अब सुनिए सर, आपने जो बातें कही है ना, विनोद दत्ता जी को सुनिए। अरे सुनिए गजनफर साहब, प्लीज मुझे मत मजबूर करिए कि एक एक करके आप लोग बोलिए प्लीज। सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, आप फैक्ट पे बात करें। नहीं, फैक्ट पर ही बात कर रहा हूँ। अब विनोद दत्ता को आप सुनिए, आपने बोला नहीं इतनी देर। गजनफर साहब बहुत रिस्पेक्ट से साथ बोल रहा हूँ, बहुत आदर के साथ बोल रहा हूँ सर। विनोद दत्ता जी को बोलने दीजिए वरना मैं आपकी आवाज डाउन करवाऊंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आप प्लीज सुनिए विनोद दत्ता जी को वरना मैं आपकी आवाज डाउन करवाऊंगा सर। सुना करिए, मुझे नहीं परवाह इस चीज। ठीक है, डाउन करिए इनकी आवाज, विनोद दत्ता जी को सुनवाइए। ओके, जय हिंद। सबसे पहले मैं अपने जो को पैनलिस्ट हैं उनको ये साफ और वाजे कर देना चाहता हूं, ये एक डिबेट है, दंगल नहीं। दूसरी चीज देखिए, भारत ने हमेशा हर देश का खैर मकदम किया है और हमारी तो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो ये कहती है कि नेबरहुड फर्स्ट। आप देखिए, चाहे वो सार्क में हमारी रहनुमाई रही हो, चाहे वो किसी भी बैनुल अक़वामी स्तर पे रही हो। आप सन 71 के युद्ध के देख लीजिए, अगर भारत की मंशा खराब होती तो भारत उस मुल्क को अपने कब्जे में करता, न कि एक उसको इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा देता। 13 दिन के अंदर भारत ने सत्ता बांग्लादेश को सौंप दी, जो जिसका अधिकार था। दूसरी चीज आप ये देखिए, पाकिस्तान का हमेशा सन 48 से आप लें, सन 65 का जो युद्ध है, सन 71 का युद्ध है और कारगिल का युद्ध है, वहां हमेशा से उनकी यही मंशा रही है कि हम किसी तरह कश्मीर को हम भारत से जुदा कर दें, लेकिन वो कभी भी कामयाब इसमें हुए नहीं हैं। तीसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आप देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो पाकिस्तान गए। हमारे और जो सरबराह रहे हैं, उन्होंने बड़े एहतराम से, बड़ी शिद्दत से पाकिस्तान को एक छोटे ब्रदर के रूप में देखा है। लेकिन जिस तरह की ये आप देखिए, सन 71 में खुद जब बिलावल भुट्टो साहब के नाना जब वहां हुकूमत में थे, तब उन्होंने जब जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन किए थे, उन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगी थी और उन्होंने खुद कहा था कि आज मेरे आका जो वेस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं, जिनका मैं चहेता जनरल हुआ करता था, आज वो मेरा टेलीफोन भी उठाने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत में जो लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, हम अपने जो मुल्क है, आसपास के जो देश है, उनको बिल्कुल बराबर का दर्जा देते हैं। विनोद दत्ता जी, ये भाषा नहीं पाकिस्तान को समझ में आ रही है। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, मैंने सिर्फ एक सवाल। अरे रुक जाइए गजनफर साहब, अकेले आपको बोलने के लिए नहीं बुलाया है। आपके मुल्क से 4 यहां पर मेहमान हैं, आप अकेले बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। भाषा की बात आपको अकेले बोलने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पर, बाकी सारे मेहमान भी बोलेंगे, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, प्लीज सर शांत रहिए, मुझे दूसरे मेहमान का रुख करने दीजिए। आपके मुल्क से 2 मेहमानों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, मुझे उनका रुख करने दीजिए। पाकिस्तान ने कितनी दफा आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है? ठीक है, नहीं वो आपका हाथ देखते हैं। ठीक है गजनफर साहब, प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट को वो पाकिस्तान समझिए आप। ठीक है, आप हमें टेररिज्म की धमकी देते हैं। आपने पाकिस्तान में एपीएस के बच्चों को मरवाया, कल 16 दिसंबर का। गजनफर साहब की आवाज डाउन करिए, ये नहीं मानेंगे। गजनफर साहब की आवाज जब मैं कहूं तभी ऑन एयर करिए। एजाज सईद, मैंने तो शुरुआती सवाल सिर्फ इतना किया था कि बिलावल भुट्टो की भाषा या फिर शाजिया मुरी की भाषा, ये एक मंत्री की भाषा है क्या? बिलबिला गए यहां पर जो आपके मुल्क के सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं या फिर ब्रिगेडियर साहब? राकेश पांडे साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जो आपने गुफ्तगू का आगाज किया है और जो मैं पैनल देख रहा हूं, थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और जर्नलिस्ट को और मीडिया को बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल। मैं बड़े अदब से कहूंगा आपको कि आपने एक ये डिस्कशन की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो जर्नलिस्ट है
उनको ये उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनल पे बैठ के पाकिस्तान को बुरा कहें और मैं पाकिस्तान से बैठ के हिंदुस्तान को एजाज साहब देखिए, मैंने कोई बुरी बात नहीं की थी। मैंने शुरुआती सवाल मेरा क्या था, सुन लीजिए सर, आपसे भी यही सवाल है। मेरा शुरुआती सवाल क्या था कि बिलावल भुट्टो की भाषा या शाजिया मूरी की भाषा क्या एक मुल्क के विदेश मंत्री, सरकार के 2 मंत्रियों की भाषा हो सकती है क्या? मेरा शुरुआती सवाल सिर्फ इतना था सर, और उसका जवाब क्या है? मैं अर्ज करता हूं, मैं ये अर्ज करता हूं कि आप देखिए ना, आप सिर्फ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान की एक मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। अगर आप ये देखिए कि जो वहां पर दोनों मुल्कों के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने जो बातें की, दोनों मुल्कों के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो बातें की, क्या वो दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है? नहीं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने आपके प्राइम मिनिस्टर को लेकर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी की? पाकिस्तान और शहबाज शरीफ का नाम लेकर कुछ उनके लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें कही? एजाज साहब, अगर आप भाषा पर आ रहे हैं तो आइए पार्टिकुलर हो जाते हैं। शहबाज शरीफ का नाम लेकर उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर आपत्तिजनक कोई बात कही क्या जयशंकर साहब ने? मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि देखिए, जब बात होती है, गुफ्तगू होती है, तो उस वक्त जब आप तनकीद करेंगे तो उसके जवाब में भी तनकीद आएगी। अरे जवाब में लेवल खो देंगे क्या? डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भूल जाएंगे क्या? दोनों तरफ से नहीं एजाज साहब, नहीं दोनों तरफ से नहीं हुई है। एजाज साहब मैं बहुत पार्टिकुलर आपसे पूछ रहा था, बहुत पार्टिकुलर। मैं फिर से दोबारा पूछ रहा हूं कि क्या शहबाज शरीफ का नाम लेकर जयशंकर साहब ने कोई आपत्तिजनक बात कही? नहीं, उन्होंने नहीं कही। बस साफ हो गया, ऐसी बात नहीं की। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इस तरह के इल्जामात नहीं है। अरे छोड़िए सर, छोड़िए। यहाँ की अदालतों ने जिन आप आरोपों की बात कर रहे हैं ना, उनको बेदाग साबित किया है। इसलिए मुझे मत उस डिबेट में घसीटिए। चलिए सुहेल अहमद साहब, ठीक है सर, सुहेल जी को बोलने दीजिए। अगर वो है, नहीं, सुहेल जी को बोलने दीजिए। सुहेल साहब, हम तो रिश्ते सुधारने की वकालत करते हैं, लेकिन क्या अपने मुल्क के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि आपके यहां की माली हालत क्या है, आपका फॉरेन एक्सचेंज क्या है, टीटीपी अलग चुनौती पेश कर रहा है, अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं, राजनीतिक व्यवस्था संभल नहीं रही, इसलिए बहुत आसान है मोदी का नाम लेकर गाली दे दो, कश्मीर की बातचीत कर दो। अच्छा राकेश साहब, बात ये कि आप सुहेल जी से सवाल था सर, सुहेल जी से सवाल था, वही जवाब दे प्लीज। कर रहे हैं या मैं पाकिस्तान का केस लड़ रहा हूं? सुहेल जी से सवाल था सर, ड्यूटी है हम दोनों की। एजाज जी, सुहेल जी से सवाल था, प्लीज समझा करिए। राकेश, आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी है। एजाज भाई, मुझे मत रिस्पांसिबिलिटी सिखाइए ना, थोड़ा अपने नेताओं को रिस्पांसिबिलिटी सिखा दीजिए। ये सवाल सुहेल जी के लिए था, फिर मैं जितेंद्र जी का रुख करता हूं। अरे सुन लीजिए सर प्लीज। सुहेल जी, आप मुझसे मुखातिब हो रहे हैं? बिल्कुल। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही। सुहेल जी, आवाज आ रही है आप तक? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, मैं बोलता हूं चेक करने के लिए, लेकिन जितेंद्र त्रिपाठी जी, ये स्थिति है, अगर भाषा को लेकर सवाल पूछ दीजिए, इतनी बिलबिलाहट, इतनी बेचैनी, इतनी बौखलाहट कि परमाणु बम की बात करेंगे। दोनों मुल्कों की ताकत नहीं देखते। देखिए राकेश जी, मैं एक चीज कहता हूं, मैं बिलावल भुट्टो की बात से शुरू करता हूं। पहली चीज तो ये कि गजनफर साहब गलत कह रहे हैं कि किसी चीज के जवाब में हमने पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान ने पहले हमारे बारे में कहा। पहली स्पीच बिलावल भुट्टो की थी। और मेरा ये मानना है कि किसी भी बात के लिए 3 चीजें होती कि एक चीज, आप किस मंच से, किस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, दूसरी चीज आप किस ओहदे पर हैं जिससे बात कर रहे हैं, और तीसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं वो आपके उस प्लेटफॉर्म और उस ओहदे के मुताबिक है कि नहीं। मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो साहब को ये शायद पता नहीं था, या भूल गए, या उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, क्योंकि वो ग्रास रूट तो डिप्लोमेसी उनके पास है नहीं, वो तो एक खानदान के उससे आए हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली, इसलिए वो ये भूल जाते हैं कि किस ओहदे से बात कर रहे हैं। कसाई वगैरह शब्द जो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस में नहीं होता, स्पेशली जब मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बोल रहा हो। और उसके बाद जरा सी बात हो गई तो गजनफर साहब तिलमिला उठे। इसको कहते हैं सच का चुभना। सच कड़वा होता है, चुभ जाता है। मैं बात करता हूं सिर्फ बिलावल ही नहीं, अभी
जो इन्होंने भी की है, परमाणु बम की बात उनके एक मिनिस्टर ने, फिर उसके पहले हिना रब्बानी खान ने भी बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया टेररिस्ट है, जबकि फिर उन्हें याद दिलाया गया कि 2011 में पाकिस्तान में जब आई थी हिलरी क्लिंटन, तो इन्हीं हिना रब्बानी खान के साथ बातचीत हुई थी उनकी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बेबाक कह दिया था, तब पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती थी अमेरिका के साथ, तो बेबाक कह दिया था हिना रब्बानी खान ने कि देखिए, अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो ये ना सोचिए कि वो सांप खाली पड़ोसी को डसेगा, वो आपको नहीं डसेगा, वही डस रहा है। और मैं तीसरी चीज ये कहना चाहता हूँ, जो न्यूक्लियर पावर की बात है, न्यूक्लियर पावर की धमकी आजकल भी सिर्फ धमकी ही है। वो शायद मोहतरमा ये भूल जाती है कि न्यूक्लियर पावर पिछले 75 साल से 78 साल से इस्तेमाल नहीं हुई है और ना होगी। लोग इतना कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन वार में न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल हो रही, लेकिन नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी समझदार मुल्क न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं, वो तो समझदारी जितेंद्र जी इतनी है कि उनके एक मंत्री पहले कहते थे कि 200-250 ग्राम पाव भर के हमने परमाणु बम बना रखे हैं। तो खैर, परमाणु बमों को लेकर वहां के मंत्रियों की कितनी समझ है और कितने गैर जिम्मेदार वो हो सकते हैं, इसके बहुत सारे नमूने हैं। मैं आता हूं अरविंद जी, पॉलिटिकल कंडीशन पाकिस्तान की सबसे गर्त में है। लोग उम्मीद खो बैठे हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम से, और इसीलिए शायद डाइवर्ट अगर ध्यान करना है तो मोदी को गाली दो, कश्मीर की बातचीत करो, परमाणु बम की बात कह दो। देखिए राकेश पांडे जी, पाकिस्तान एक ऐसे स्थिति में पहुंच गया है निराशा के कि जहां से उसका वापस आना लगभग नामुमकिन है। मैं आपको बताऊं राकेश पांडे जी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कभी भी कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को परमाणु बम की धमकी नहीं देता है। ये बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, और ये गैर जिम्मेदाराना बयान दर्शाता है कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदाराना राष्ट्र है, इसके अलावा कुछ नहीं दर्शाता है। कोई भी मिनिस्टर यदि परमाणु बम की धमकी देता है तो अपने देश के जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसी को विश्व पटल पे प्रदर्शित करता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। अभी गजनफर साहब को मैं सुन रहा था, ये सेना से हैं, सेना में अनुशासन सिखाया जाता है, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा राकेश पांडे जी, पाकिस्तानी सेना इतनी बार इंडियन सेना से पीटी है कि मुझे लगता है कि गजनफर साहब का जो प्रतिक्रिया है ना स्वाभाविक है। 71 में पीटे हैं, कारगिल में पीटे हैं, अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ये बता भी नहीं पाए, उसको स्वीकार भी नहीं कर पाए। और जब एयर स्ट्राइक हुआ तो पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ही बयान था कि इनके सेनाध्यक्ष के पांव कांप रहे थे और सर पे पसीने थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे भूमिका में, ऐसे बेशर्म की भूमिका में क्यों रहता है जो बार बार पीटता है और पीटे जाने के बाद धूल झाड़ के खड़ा होता है और कहता है कि आगे पीटोगे तो मैं जवाब दूंगा। मुझे लगता है पाकिस्तान को वास्तविकता स्वीकारनी चाहिए और अपना बेहयापन, बेशर्मी छोड़ना चाहिए। ठीक, चलिए अब गजनफर साहब की ऑडियो थोड़ा ऑन करिएगा। गजनफर साहब, सर थोड़ा सा बहुत तार्किक तरीके से बात करिएगा। क्या युद्ध की स्थिति है? क्या इधर से किसी ने वॉर का ऐलान कर दिया है? क्या भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहे हैं? परमाणु बम की चर्चा कहां से गई सर अचानक? देखिए, आपका इशू था बिलावल भुट्टो, अब आप दरमियान में ले आए परमाणु बम। नहीं, हमारा इशू दोनों था सर। ओपनिंग आपने सुनी होती, हमारा इशू बिलावल भी था और हमारा इशू शाजिया मुरी भी थी। मेरी बात सुनिए पूरी। आपकी प्रॉब्लम यह है, आपकी पूरे मीडिया की प्रॉब्लम यह है कि आप काबुल में छठा स्टोर क्रिएट कर लेते हो होटल का, जो झूठ होता है। अभी अगर आप बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो की, बिलावल भुट्टो ने रिस्पॉन्ड किया जयशंकर को। नहीं, बिलावल भुट्टो की पहली स्पीच थी, क्लियर हो जाइए। बिलावल भुट्टो ने पहले बोला था। मेरी बात सुनिए। राइट टू रिप्लाई में उसने जो कुछ कहा, उसने कहा मोदी इज अ किलर एंड ही इज अ किलर, ही इज द बुचर ऑफ गुजरात। मैं दोबारा कह रहा हूं, नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूं, गजनफर साहब, मैं दोबारा कह रहा हूं, गजनफर साहब, एक मिनट जितेंद्र जी, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं अपने मुल्क के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। हिटलर, मैं दोबारा कह रहा हूं, और ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है। अगर आपने दोबारा ये शब्द इस्तेमाल किए, मैं आपकी आवाज परमानेंटली डाउन कर दूंगा सर। आप वो बुचर है गुजरात का। डाउन करिए इनकी आवाज, डाउन करिए इनकी आवाज, एकदम डाउन करिए गजनफर की आवाज। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, गजनफर साहब की आवाज डाउन करिए। इस तरह के शब्दों का गजनफर साहब, मैं दोबारा कह रहा हूं, आप इशारा करिएगा अगर आपको दोबारा इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना हो तो। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं मुल्क के प्रधानमंत्री के खिलाफ अब शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। फहद खान, आप तो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं, वॉर की कंडीशन है, किसी ने इधर से काम लड़ाई लड़ने आ रहे हैं,
ये परमाणु बम की बात कहां से आ गई सर? अपने मुल्क की माली हालत देख लेते, उसे सुधार लेते। सर आप उनकी सुने ना, आप उनकी सुनने में जुर्रत नहीं रखते क्या? मैं आता हूं फहद जी, एक मिनट जरा गजनफर साहब की आवाज ऑन एयर करिए। आपके एक साहब ने कहा, अरे गजनफर साहब सुनिए, आपने सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ बोला। हम बिल्कुल झूठ नहीं बोला। आप स्वीकार नहीं कर सकते कि आपकी आर्मी कितनी कमजोर है। आप स्वीकार नहीं कर सकते कि घुसकर बालाकोट में अटैक को अंजाम दिया हमारी सेना ने। आप स्वीकार नहीं कर सकते पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं 71 की जंग करगिल में किस तरीके से आपके सैनिकों को मारकर भगाया गया, आप स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आवाम आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तहरीके तालिबान ने कैसे मोर्चा खोल रखा है, कैसे पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ रहे हैं, कैसे पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे हैं, ये आपको पता है। और गजनफर साहब सुनिए, गजनफर साहब सुनिए, हमारे चैनल पर बैठकर हमारा देश अतिथियों को मेहमान मानता है, देवता मानता है, सत्कार करते हैं, लेकिन कोई गजनफर आकर अगर मर्यादा को पार करेगा तो जानते हैं मैं क्या कहूंगा? एकदम बाहर हो जाइए हमारी डिबेट से, आप एकदम बाहर हो जाइए। मैं आपको अपने पैनल पर स्वीकार नहीं कर सकता, एकदम बाहर हो जाइए गजनफर साहब, इनको डिबेट से बाहर करिए। मैं बिल्कुल गजनफर को अपने डिबेट में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मर्यादा पार करेंगे, यही हाल करूंगा डिबेट में, एकदम बाहर हो जाइए आप। चलिए फहद साहब मैं आपके पास आता हूं, मर्यादा में रहकर बातचीत में स्वीकार करूंगा चाहे जो कहना हो। फहद साहब, आपकी जनता ने आपको क्यों चुना? मुल्क की माली हालत सुधारने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत सुधारने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? परमाणु लड़ाई लड़ेंगे, हिंदुस्तान से जंग लड़ सकते हैं? नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत, इकोनॉमी अब बेहतर होती जा रही है। आपको हमारे मुल्क में इकोनॉमी हो या ना हो, आपको उस चीज से क्या ताल्लुक है? अब आप लोग हमारे मुल्क के खिलाफ बात करेंगे तो आपको उसका जवाब नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूं फहद साहब, मैंने सिर्फ ये बात कही कि ना तो बिलावल भुट्टो की लैंग्वेज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी और ना तो शाजिया मोरी को परमाणु बम की धमकी देने की जरूरत थी। आपको पता है कि वॉर होगा तो क्या होगा। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की आवाम को यह जानना चाहिए फहद भाई, ये बिल्कुल जानना चाहिए कि उनके नेता उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपके मुल्क की माली हालत ठीक है ना? जरा मुझे बताइए, पाकिस्तान की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की माली हालत बिल्कुल ठीक है। कितनी है जीडीपी? आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? वल्लाह नहीं, जितना भी हो उस चीज अरे से जितना भी नहीं बताइए ना, आप तो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता है ना, बताइए आपके मुल्क में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? नेपाल से कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के लिए बहुत है जो भी है। जानते हैं क्या फर्क है? मैं आपको बताता हूं, सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, आपको पता होना चाहिए था। आपके मुल्क का विदेशी मुद्रा भंडार है सिर्फ 7.83 अरब डॉलर, और आपको पता है हिंदुस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 564.07 अरब डॉलर। यह फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, इसीलिए आप ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं जितेंद्र त्रिपाठी जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब छोड़िए कि किसका विदेशी मुद्रा भंडार कितना, किसकी इकोनॉमी कितनी है। नहीं, मैं यही चर्चा करना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की आवाम समझे कि उनके नेता क्यों इस तरीके के बयान देते हैं। सुनिए साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सीधे बताइए, किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री का विदेश मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति, अभी आपके वो गजनफर साहब कर रहे थे राइट टू रिप्लाई, वो तो बाद में आया, पहली स्पीच में ही उन्होंने कहा कि वहां का कसाई गुजरात का कसाई। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं होती, खास तौर से जब कोई विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशंस में बोल रहा हो। आप कोई भी वो बता दीजिए, कोई भी ऐसा वाकया बता दीजिए कि जब ऐसा हुआ कि इतनी गंदी, इतनी नीचे गिर करके बात की हो किसी विदेश मंत्री ने। ऐसा नहीं किया जाता। आप और हम मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप और हम एक दूसरे को गालियां देने लगे, ये बात गलत। और यही बात देखिए, परमाणु बम की धमकी जो मैंने पहले भी कहा कि परमाणु बम की धमकी आपने पहले दी, हमारे पास एटॉमिक पावर है, उससे क्या होता है? किस मुल्क ने अभी तक एटॉमिक पावर इस्तेमाल कर लिया? अमेरिका और रूस के पास सबसे ज्यादा एटॉमिक पावर है। बताइए फवाद खान साहब, किसने इतनी वो कर ली? और रही बात हिना रब्बानी की, हिना रब्बानी खार की, तो मैंने बता ही दिया कि 2011 में आपके इस्लामाबाद में ही वहां हिलरी क्लिंटन उनके बगल में ही खड़ी होके क्या कह गई, और फिर भी आप कह रहे नहीं कि हम तो विक्टिम है। नहीं, सुनिए, उन्होंने क्या कहा आपको याद होगा।
तब आप फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो अगर सच से आंख मूंद के शुतुरमुर्ग की तरह रहना है तो बेशक रहें। ठीक है, फहद खान को सुन लीजिए। फहद आप कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं आता हूं सुहेल अहमद आपके पास। ठीक है फहद, आपकी बारी। सर हम तो बड़े अमन पसंद लोग हैं। अगर हमारे साथ कोई ज्यादती करेगा तो हम उसका जवाब उसको क्यों नहीं देंगे? हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ज्यादती होगी तो हम क्यों नहीं उनके चीन के साथ खड़े होंगे? चीन के उइगुर मुसलमानों पर कुछ बोलेंगे फहद खान? सर अभी बात चीन की नहीं हो रही है, बात इंडिया और पाकिस्तान बात मुसलमान की कर रहे थे ना, बात मुसलमान की कर रहे थे ना सर। बात हम इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की कर रहे हैं। बात मुसलमान की कर रहे थे ना, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता मत करिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने समझा कि वो हिंदुस्तान में महफूज है, इसीलिए उन्होंने बंटवारे के समय पाकिस्तान जाना मुनासिब नहीं समझा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपनी जगह पे बिल्कुल महफूज है। अगर हमें ज्यादा लोग भारत में रह गए। सईद नकवी की किताब है कि जितने लोग पाकिस्तान में गए उससे कहीं ज्यादा लोगों ने हिंदुस्तान में रुकना पसंद किया। उनको मार के नहीं भेजा गया था। ये नहीं, जो लोग सर जो लोग पाकिस्तान आ गए तो वो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में खुशहाल हैं आपकी हुकूमत से। नहीं ठीक है, वो कितने खुशहाल हैं, कितने खुशहाल है ना, जो आपके मुल्क की माली हालत मैंने बताई उससे पता चलता है। सुहेल अहमद, अब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि इतने कितने मंत्री हैं सर आपके पास जो बिना बात के इस तरीके के बदजुबानी करते हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बात यह है कि मैं अभी तक जो सारी गुफ्तगू सुन रहा हूं, मुझे हैरानी हो रही है कि आप एक जर्नलिस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं या आप एक अम्बर्ड्समैन हैं, आप मोहतसब हैं या आप जर्नलिस्ट की हैसियत से ये सवालात कर रहे हैं। यही दूसरी बात कि किसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को ये जुबान जेब देती है या नहीं देती, तो अगर पॉलिटिकली हवाले से देखा जाए तो भी कुछ ही रोज पहले राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आपके, उनका बयान सामने आया था कि जल्द ही कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान है वो इंडिया का हिस्सा होगा, हम हमला करके उसको वापस ले लेंगे। और आप ये खूब जानते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, देखे ना, मेरी बात सुन लेना पहले, आप दरमियान में इंटरप्ट ना करें ना। बात यह है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका अपना एक एजेंडा होता है। उनको मालूम होता है कि कहां से वो बोलेंगे तो उनको अवामी सतह पर अपने मुल्क में पजीराई हासिल होगी। क्या आप नहीं जानते कि जो भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई है तो 2014 के बाद जिस तरह से इसने सियासत में मजहब का तड़का लगाया है और उसके इसको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिले हैं, तो उसके बाद जी मैं फिर बोलूंगा तो आप कहेंगे कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूं सर, लेकिन हमारे यहाँ आपके यहाँ पर हिंदुओं की क्या स्थिति है ना, ये पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए हिंदुस्तान में मजहब की चिंता आप मत करिए, ठीक है? देखिए मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि और यूनाइटेड नेशन कोई एजेंडा चलाने का मंच नहीं था जहां पर जाकर आपके बिलावल भुट्टो को जो मन में आए वो बोलकर चले जाते। आपके मुल्क में रैलियों में जो मन आया वो बोलते, फिर भी बात समझ में आती, लेकिन यूनाइटेड नेशन किसी पार्टी का मंच नहीं था सर। देखें, अगर आप इस तरह की गुफ्तगू या ये लहजा इख्तियार करके समझ रहे हैं कि आप अपने प्रोग्राम के लिए रेटिंग हासिल कर लेंगे तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। ना मैं इस लहजे में बात करता हूं, ना मैं इस लहजे में बात सुनता हूं। देखें, अगर सियासी रहनुमा ये इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो क्या जरूरी है कि हम भी ऊंची ऊंची गला फाड़ कर उन्हीं की तरह अपने आप को प्रपोज करें? आपके ब्रिगेडियर साहब चिल्ला रहे थे, मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता था, ठीक है? और मैं एक पत्रकार हूं और एक हिंदुस्तानी भी हूं, इसलिए हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं सुनूंगा। यार हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तान, तो फिर आप क्या समझते हैं कि आप हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं सुन सकते, तो हम पाकिस्तान के खिलाफ? तो मैंने कहा पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला? मैंने कुछ बोला क्या जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, आपकी मर्यादा के खिलाफ हो? मैंने कुछ बोला क्या? आप सब बात पाकिस्तान के खिलाफ ही कर रहे हैं, पाकिस्तान के वजीर खारजा के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्या वजीर खारजा के खिलाफ बोला? यार नहीं, आपको उससे मसला हो रहा है ना, वो क्या बात कर रहा है वहां पे जाके आपके बारे में? नहीं, तो ये तो हम सवाल उठाएंगे ना, ये तो सवाल उठाएंगे अगर आप बदजुबानी करेंगे। पत्रकार का काम सवाल उठाना होता है। अरविंद जी आप कुछ बोल रहे थे। सवाल उठाना राकेश पांडे जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि फवाद खान कह रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अमन चैन है और सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है। मैं फवाद खान से इतना कहूंगा कि हमारी बात आप मत मानिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा पढ़ लीजिए, ऑटोबायोग्राफी, वो बता देगी कि वहां के सेना की क्या भूमिका है, सेना किस भूमिका में रहती है, सेना कितनी निर्दयी है, और आपके ही पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ
कैसा व्यवहार आपके देश में हुआ था, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और आपके वहां जब पाकिस्तान बना तो हिंदुओं की आबादी 15% से लेकर 20% थी, आज 2% से भी कम हिंदू बचे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी अच्छी स्थिति है तो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं कहां चले गए? उनको क्या आसमान खा गया या धरती निगल गई? आपके वहां धार्मिक स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं है। जो इस्लाम मानेगा वो रहेगा, जो नहीं मानेगा उसको रहने का अधिकार नहीं है। भारत एक ऐसा देश जहां 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, जहां सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। दुनिया में कहीं सबसे अच्छा मुसलमानों के लिए देश है तो हिंदुस्तान है। उस पे आपकी हिम्मत कैसे होती है उंगली उठाने की? जरा आप हमसे प्रश्न करते, उसके पहले अपने गिरेबान में तो झांक लेते। आपके नेताओं ने खुद कहा है उसको तो जरा पढ़ लेते। और राकेश पांडे जी, ये जो पाकिस्तानी मंत्री का बयान और इनके विदेश मंत्री का बयान है, ये न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में और पाकिस्तान के अंदर ही भी आप देखिए, अब्दुल वासिद जो भारत में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है और बयान भी दिया है कि ये बेहुदा बयान है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस तरह के बयानबाजी के लिए कोई स्थान नहीं, नहीं, लेकिन वो मानने को नहीं स्वीकार है ना उनकी मीडिया। फवाद खान, आपकी मीडिया कह रही है बिलावल भुट्टो की ये भाषा ठीक नहीं है। शाजिया मुर्री को लेकर आपकी मीडिया कह रही है कि ये भाषा ठीक नहीं है। जब हालात बहुत बेहतर ना हो, रिश्ते बहुत बेहतर ना हो, तो कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप अपने हिंदू साथियों से पूछें कि पाकिस्तान के साथ पूरे कितना अच्छा सलूक किया जाता है। जिस तरह के भाषा का हमारी मस्जिदों को वहां पे गिराते हैं इंडिया में, मंत्री ने किया है, कोई भी व्यक्ति उसको जायज नहीं ठहरा सकता है। यही कारण है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में थू-थू हो रहा है। न केवल वर्ल्ड में, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो बचे कुचे समझदार लोग हैं, इनके जो पूर्व राजनयिक हैं, इनके जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सब उसकी निंदा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान को सुधारना चाहिए। और पाकिस्तान इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो इसमें नुकसान हिंदुस्तान का नहीं है, किसी का नहीं है। पाकिस्तान अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि इंटरनेशनल। फवाद खान, एक बात बताइए, भाषा का शाजिया मुर्री ने कहा कि थप्पड़ कोई मारेगा तो दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, सीधे परमाणु बम गिरा देंगे। तहरीके तालिबान का थप्पड़ तो आपसे संभल नहीं रहा, उनको तो जवाब दे नहीं पा रहे। ब्रिगेडियर साहब चले गए, उनको मुझे हटाना पड़ा, निकालना पड़ा डिबेट से, नहीं तो वो जवाब देते। हिंदुस्तान की आर्मी से क्या खाक लड़ पाएंगे? एक तहरीके तालिबान ने आपकी नाक में दम कर रखा हुआ है साहब। नहीं, ये तो आप लोग ही हैं जो हम जैसे मुसलमानों को तालिबान कहते हैं। नहीं, प्लीज मुसलमान और हिंदू वाला ये प्रोपेगेंडा मत करिए। ये सुनकर हिंदुस्तान में आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। और पाकिस्तान की मीडिया में क्या चल रहा है ना, तहरीके तालिबान ने किस तरीके से आपकी नाक में दम कर रखा है, वो एक क्लिप सुनिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। अफगान भाइयों की जानिब से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाइयों के मुंह पर एक जबरदस्त जन्नाटेदार तमाचा एक बार फिर मारा गया है। पाकिस्तान के सरहदी गांव चमन पर भारी तोपखाने और भारी हथियारों से फायरिंग की गई है। बम्बार्डमेंट का सिलसिला शुरू किया गया था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 6 पाकिस्तानी शहीद हुए, 17 जख्मी और 4 की हालत सुबह तक नाजुक थी। वैसे भी इस्लाम को हमने यहाँ आने की इजाज़त तो दी नहीं है, तो इस्लाम का नाम पासपोर्ट पे से खारिज करने की आज मैं दस्त बस्ता अपील करते हुए जिम्मेदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान से बदल करके एहतजाजिस्तान, जमहूरिया एहतजाजिस्तान रख दें। वैसे भी दुनिया को पता है कि इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ छाती पीटनी है। चलिए फवाद जी को जवाब देंगे। आपके मुल्क की मीडिया की एक छोटी सी क्लिप थी सर, शाजिया मुर्री को जरा सुनवाइएगा, पता नहीं शायद उन्होंने सुना कि नहीं सुना। तहरीके तालिबान का थप्पड़ संभल नहीं रहा, हिंदुस्तान को जवाब देने वो भी परमाणु बम से आएंगी। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवस्सुत से क्लियर करना चाहती हूं। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। चलिए फवाद जी बताइए, तहरीके तालिबान का थप्पड़ नहीं संभल रहा, कैसे सामना करेंगे हिंदुस्तानी सेना का? सर तहरीके तालिबान इंशाल्लाह आप देखेंगे
कि जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है वो खत्म हो जाएगा जल्दी। विनोद दत्ता जी, तहरीके तालिबान को तो हैंडल कर नहीं पा रहे, हिंदुस्तान की सेना से जीतने का ख्वाब पालते हैं। मैं बिलावल भुट्टो साहब को ये बताना चाहता हूं कि देखिए, आईएसआई में अगर कोई स्पाई एजेंसी का एक डिपार्टमेंट या उसमें एक इदारा खोला गया, वो जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो के समय में किया गया, और वहां आईएसआई को इतनी पावर्स दी गई क्योंकि वो इंतखाब जीतना चाहते थे, वो इलेक्शन जीतना चाहते थे, और वही उनके लिए एक बहुत बड़ी बाद में समस्या बन गई। आज पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि वहां बिना आईएसआई की नोड के न तो कोई तिजारत होती है, ना कोई अपॉइंटमेंट होती है, और ना ही कोई हुकूमत कोई वहां स्टेटमेंट जारी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप, देखिए, जब मुजाहिद वगैरह जब सोवियत से लड़ रहे थे उस समय भी उन्होंने आईएसआई का जो इन्वॉल्वमेंट रखा, और उसके बाद उनको सत्ता का वो रस था वो टेस्ट किया उन्होंने, और उसके बाद देखिए कभी वापस नहीं गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये चाहिए कि अपने जो देश हैं, देखिए, एवरीबडी लव्स कंट्री, आई रेस्पेक्ट देयर फीलिंग फॉर देयर कंट्री। भाई, भारत तो एक ऐसा मुल्क है, मैं आपको बताता हूं, सन 71 की लड़ाई में, ठीक है, बैटल ऑफ जरपाल हुआ था, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, उसके अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम राजा इतनी बहादुरी और दिलेरी से लड़े थे कि हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे। ठीक है विनोद दत्ता जी, माफी के साथ रोकना पड़ेगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल अहमद और फवाद खान कम से कम अपनी पार्टी रूलिंग पार्टी है, जाकर चर्चा करिएगा। वैसे आप लोगों का ये वेल प्लान्ड एजेंडा, ये तो समझ में आता है कि मुल्क के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना है तो इंडिया को गाली दो, मोदी को गाली दो, कश्मीर की बातचीत करो, थोड़ा अपने मुल्क के मुद्दों पर बातचीत कर लीजिए, अपने मुल्क की स्थिति सुधार लीजिए, हिंदुस्तानी सेना से लड़ने का ख्वाब बाद में पालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक।